दंगल के मैदान तैयार हैं, पहलवानी के हुनर तराशे जा रहे हैं, खोज खोज कर पहलवान निकाले जा रहे हैं। जो असल पहलवान नहीं है उन्हें रंग पोत कर पहलवान की शक्ल दी जा रही है। जबान सांप्रदायिक हो रही है, बयान समाजवादी हो रहे हैं, मंचों पर बहुजन हित मचल रहा है, मुट्ठियां तड़ रही हैं, भौवें फड़क रही हैं, शक्लें बदल रही हैं, आस्थाएं डोल रही हैं, झंडे लहर रहे हैं, डंडे मचल रहे हैं, राज्यों में चुनाव है और बागों में बहार भी है। सब कुछ तैयार है। ये ठेठ सियासी नजारा है, ये चुनावी अखाड़ा है। नमस्कार, अखाड़े के तमाम दांव पेच के साथ मुखातिब हूं मैं आपसे, मनीष बाजपेयी। तो देखिए ये चुनावी अखाड़ा, और हां बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप सीखिए ये सियासी पहाड़ा। ये दर्द पुराना है, ये संग्राम पुराना है, ये अदावत पुरानी है, ये दरार पुरानी है, जो आज सियासी फिजाओं में, सत्ता के गलियारों में, चर्चा में जिस घराने की बात हो रही है, जिस लड़ाई झगड़े की बात हो रही है, दरअसल उसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। और आज एक ऐसा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसकी ऐसी क्लिप दिखाने जा रहे हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि जो अखिलेश बहुत मासूमियत से मुस्कुराते हैं, जो वाकई हर मंच पर मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, वो कितने गमों को अपने सीने के अंदर जज्ब करते रहते हैं, या वो कितने गमों को, कितने दर्द को अपने सीने के अंदर जज्ब किए रहते हैं, कभी कभी निकलता है। ये दर्द कभी कभी निकलता है। तमाम वो दर्शक जो इस वक्त के न्यूज के साथ जुड़े हुए हैं, वो इस बात को देखें, समझें और जानें कि क्या अखिलेश यादव ऐसे भी हो सकते हैं। पहले हम आपको एक क्लिप दिखा रहे हैं और बहुत गौर से उस क्लिप को देखिएगा। वो क्लिप इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है ताकि आप इसको देखकर ये समझेंगे और अपने हाथों पर ऐसे सर को रखेंगे, अपने चेहरे को रखेंगे, उफ ऐसा क्या हुआ था। 100% हुआ था जनाब, 100% हुआ था। तो पहले तो ये आप क्लिप देखिए, बड़े गौर से देखिएगा क्लिप। शोर भी है, एग्रेशन भी है और एंग्री यंग मैन के भूमिका में अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। तो पहले तो आप ये क्लिप देखिए। बहुत गौर से देखिएगा इन तस्वीरों को, बहुत गौर से देखिएगा इन तस्वीरों को, बहुत गौर से देखिएगा। मैं 3 बार इस बात को बार बार कह रहा हूं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, शिवपाल यादव, देखिएगा ये एग्रेशन, देखिएगा इस एग्रेशन को समझने की कोशिश करिएगा। ये धक्का दिया, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसके ऊपर चिल्ला रहे हैं, ये गुस्सा क्यों है, इस गुस्से को लेकर समझिएगा। पिता की मौजूदगी है, पिता समझा रहे हैं पुत्र को, चाचा पीछे खड़े हुए हैं और ये पुत्र नहीं समझ रहा है क्योंकि दर्द उसके सीने में पल रहा है। ये आप सोचिएगा, समझिएगा। ये वो व्यक्ति है, ये वो पुत्र है जिसको तमाम तारीफें मिली हैं, तमाम प्रशंसा उसके खाते में दर्ज है कि पूरे 4.5 साल तक ये पुत्र लगातार अपने पिता का सम्मान करता रहा। सार्वजनिक मंचों पर इसने अपनी बेइज्जती बर्दाश्त की, लेकिन पिता का सम्मान रखा। इस बात को समझना यहां पर बेहद जरूरी है कि आखिरकार ऐसे एग्रेशन में क्यों आए। देखिए, आप समझिए। ये तस्वीर आपने पहले नहीं देखी होगी।
ये एग्रेशन आपने पहले नहीं देखा होगा। इस तरह से मुलायम सिंह यादव सार्वजनिक तौर पर समझाएंगे अखिलेश को, आपने कभी नहीं देखा होगा। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक नाम और लेता हूं मैं यहां पर, जो कांधे पर जो नेता हाथ रख रहा है मुख्यमंत्री के, अरे भाई कैसे हिमाकत, जबरदस्त तरीके से झटका दिया मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। देखिए फिजाओं में अखिलेश यादव के नारे गूंज रहे हैं, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। ये दर्द पुराना है। और जब इस बात को मैं यहां पर कह रहा हूं कि यह दर्द पुराना है, तो उसकी वजह है, उसकी बहुत बड़ी वजह है। उसकी बड़ी वजह यह है कि यह वीडियो 24 अक्टूबर 2016 का है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का यह दृश्य है, 24 अक्टूबर 2016 का। सोच सकते हैं ना, 24 अक्टूबर 2016 का, और तब यह एग्रेशन था, तब यह दर्द था। लेकिन ऐसा क्या हुआ, क्यों इतना दर्द झलका? हमारे साथ हमारे संवाददाता शबी हैदर इस वक्त मौजूद हैं। जिस वक्त यह घटनाक्रम घट रहा था, जिस वक्त यह एग्रेशन दिख रहा था, शबी हैदर उस वक्त वहां पर मौजूद थे। शबी हैदर उस बात के साक्षी हैं। बतौर पत्रकार वो उस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे और पूरे तफसील से यह कहानी बयां करेंगे कि आखिरकार यह दर्द, अखिलेश यादव तो बहुत मासूम हैं, उनकी हंसी, उनकी स्माइलिंग फेस पर न जाने कितने लोग मर जाते हैं। तो यह बात समझने की है, जो मासूम अंदाज में अखिलेश दिखते हैं वो इतने निर्मम कैसे हो गए। शबी, हम जरूर जानना चाहेंगे और हमारे तमाम दर्शक उस पूरे के पूरे घटनाक्रम को जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और ये बहुत मौजू है, ये बहुत मौजू है आज जानना कि आखिरकार ये दर्द कब से पल रहा था, कब से। शबी, मनीष जी, एक शेर है, लाख होठों पे तबस्सुम के उजाले होंगे, दिल में झांकोगे तो बस छाले ही छाले होंगे। बिल्कुल अखिलेश यादव के जिस दिल में और उनके दिमाग में कुछ ऐसे छाले हैं, कुछ ऐसा दर्द है, और जो अक्सर जो है वो कभी झलका नहीं, लेकिन वो ऐसा मंच था और वो ऐसी सभा थी जिसमें वो दर्द निकल कर आया। काफी कुछ हुआ था और मुझे याद आ रहा है, हम लोग जो है, कम से कम मैं पीछे की दीवार फांद के इस अधिवेशन में गया था, इस सभा में गया था, क्योंकि गेट से जो है किसी को एंट्री नहीं मिल रही थी और जो विधायक थे या जो पार्टी के कार्यकर्ता थे, सिर्फ उनको जो है वो एंट्री दी जा रही थी। और इस पूरे सभा का हमने जो है ऑडियो अपने मोबाइल फोन से के न्यूज के दर्शकों तक परोसा था, पहुंचाया था। बहुत बड़ा घटनाक्रम था और हम कह सकते हैं समाजवादी पार्टी में जो आज का जो कुछ चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ये जो दर्द है, ये नासूर बन चुका था उस वक्त तक। आशू मलिक हैं उस घेरे में और आशू मलिक को बुलाया गया था सफाई देने के लिए। एक अखबार में खबर छपी थी जिसमें अखिलेश यादव के रिगार्डिंग जो है औरंगजेब से मुतालिक एक खबर छपी थी। उस खबर को किस तरीके से मैनेज किया गया था, किन लोगों ने छपवाया था, अमर सिंह का भी नाम आया था और अखिलेश यादव चाहते थे कि आशू मलिक जो है वो पूरी बात बताएं, लेकिन फिर उसके बाद स्थितियां ऐसी हुई, माइक छीना गया, अखिलेश यादव को गुस्सा आया और बाद में अखिलेश यादव अपनी कार में बिठाकर आशू मलिक को 5 कालिदास मार्ग ले गए थे और वहां पर सुलह समझौता और वो सारी चीजें हुई थी। उसके बाद दूसरे दिन जो है समाजवादी पार्टी में जो शिवपाल यादव ने पवन पांडे को निष्कासित करने की बात कही थी और सीधे तौर पर ये आरोप लगे थे कि पवन पांडे ने आशू मलिक की पिटाई की है और आशू मलिक की पिटाई के विरोध में कहा गया था सरकार से कि वो पवन पांडे को, जो अयोध्या से विधायक हैं, उनको बर्खास्त किया जाए। अखिलेश यादव ने उस चिट्ठी को डस्टबिन में डाल दिया या पढ़ा नहीं है, जो भी कुछ किया। पवन पांडे आज भी अखिलेश सरकार में मंत्री हैं
और लेकिन उसके बाद जो है वो आशू मलिक का थोड़ा सा दूसरे जो खेमा है मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव में वैसे भी वो कदावर नेता माने जाते हैं। एमएलसी बनाया मुलायम सिंह यादव ने 8वें नंबर पर, उनको एक्स्ट्रा वोटिंग से जिताकर एमएलसी बनाया गया था। लेकिन उसके बाद जो है वो आशू मलिक का राजनीतिक कद बढ़ा था और मुलायम सिंह यादव ने जब अखिलेश यादव को पार्टी से निकाला था अब से 6-7 दिन पहले, तो उस वक्त भी आशू मलिक, शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव एक मंच पर थे। तो कह सकते हैं कि अखिलेश यादव ने निश्चित तौर के ऊपर जो भी कुछ हुआ था वो अखिलेश यादव के दिल पर हिट हुआ है। कहीं ना कहीं से अखिलेश यादव को उस पूरे प्रकरण से बुरा लगा था, कहीं ना कहीं से अखिलेश यादव जो हैं उस दर्द को पाले हुए थे और जो भी कुछ आज निकल रहा है वो हो सकता है उस दर्द का परिणाम होगा। हालांकि अखिलेश यादव के लिए अगर मैंने एक शेर शुरुआत में सुनाया था तो एक 2 लाइनें और सुन लिए कि साहब हजारों गम सहे लेकिन ना निकला आंख से आंसू, हम अहले ज़र्फ हैं, पीते हैं, छलकाया नहीं करते। लेकिन अखिलेश यादव का जो दर्द है, जो भी कुछ है वो छलका है, और जब छलका है तो आप देख रहे हैं कि साहब चारों तरफ पूरा राजनीतिक बवंडर मचा है। हालांकि मनीष जी अभी काफी कुछ कवायद चल रही है, आजम खां है, शिवपाल यादव है, अमर सिंह भी आज आए हैं पूरे इस एपिसोड में। अमर सिंह हैं दिल्ली में थे, आज अमर सिंह भी साथ में है और इस वक्त जो बैठक मुझे लगता है कि एकदम अगर आप नमकीन खिला रहे हैं हमारे दर्शकों को, अगर एकदम आप एंग्री यंगमैन की भूमिका में अखिलेश को दिखा रहे हैं तो उनको सॉफ्ट और मासूम अखिलेश को दिखाने में थोड़ा सा एक ट्रांजिशन गैप दीजिए, नहीं तो हमारे दर्शकों को भी इतना हजम नहीं हो पाएगा। जो संग्राम के रास्ते अभी हम दिखा रहे हैं, जहां से संग्राम की शुरुआत हुई, हम सुलह के रास्ते पर भी जाएंगे, हम उस सुलह के रास्ते को भी जरूर दिखाएंगे। लेकिन पहले एक बार अपने दर्शकों को जरूर हम ये विजुअल एक बार फिर से दिखाएंगे। चूंकि आपने ऑडियो क्लिप भेजी थी, मुझे भी याद है और हमने अपने तमाम दर्शकों को दिखाई भी थी, लेकिन ये विजुअल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस विजुअल की अपनी अहमियत है और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को देखना चाहिए, मुलायम सिंह यादव को देखना चाहिए समझाते हुए स्लो मोशन में। हम अपने जो हमारे टेक्निकल जो हमारे मित्र हैं इस समय पीसीआर में, वो इस बात को कोशिश करें कि इसको स्लो मोशन में दिखाएं तो ज्यादा बेहतर होगा कि किस तरीके से अखिलेश यादव, कौन है वो व्यक्ति जिसने ये खबर छपवाई, कौन है वो व्यक्ति जिसने ये प्लांटेड की थी। उसके बाद एक लंबी प्रोसीजर हुआ था। मुझे लगता है अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगले दिन मुख्यमंत्री ने उस रिपोर्टर को या उस अखबार के जो संवाददाता था उसको भी बुलाया गया था और किसने खबर दी, कैसे खबर दी, ये बात पब्लिक में भी आई थी, पब्लिक डोमेन में भी आई थी। तो बहरहाल ये तस्वीरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और अखिलेश को गुस्सा आया था उस वक्त। मुलायम सिंह यादव खड़े हुए हैं, समझा रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं मुलायम सिंह यादव क्या समझा रहे होंगे। अखिलेश यादव काबू में नहीं है। आशू मलिक ने भी उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन गुस्सा इस कदर था कि उन्होंने आशू मलिक को झटक दिया था। तो ये विजुअल है और इस विजुअल की अपनी एक आज के वक्त में एक अहमियत है और इसीलिए इन तस्वीरों को हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाया ताकि वो समझें कि वो शख्स जो हंसता हुआ नजर आता है, वो शख्स जो हमेशा दूसरों का सम्मान करना जानता है, उस शख्स के दिल में भी दर्द पलता है। और आज उन्होंने कहा भी था, माफ करिएगा, कल प्रवासी सम्मेलन में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि नया साल जैसा उनके ऊपर गुजरा है उसका दर्द तो सिर्फ वही जानते हैं, उसको महसूस सिर्फ वही कर सकते हैं। मतलब जो हम पे है गुजरी उसे हम ही जानते हैं। तो वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। बहुत कुछ बदल रहा है इस देश में। इस देश में जैसे कहा ना कि धन के लेन देन का तरीका बदल रहा है, तो सियासत का तरीका भी अब बदल रहा है। एक ही तो मुद्दा था अखिलेश यादव का, वो ये कि भाई अब दागियों से परहेज कर लीजिए, इन दागियों को अपने साथ मत रखिए। इसी बात पर तो रार ठन गई और इसी बात पर तो ये सूबे का हाल हो गया, इस तरीके से सियासी बवाल हो गया। और ये मामला सूबे का ही हो ऐसा नहीं है, ये पूरे देश का मामला है और इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है और लगातार चिंतित है। अब जबकि 5 राज्यों में चुनावों का ऐलान हो गया है, तमाम पूरे दमखम के साथ तमाम माफिया, बाहुबली, तमाम गंभीर आपराधिक मामलों में जो वांछित हैं वो भी चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन जनाब अब नहीं चलेगा, ना जी ना, अब ये चल ही नहीं सकता है, क्योंकि अब दागी उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दागियों के चुनाव न लड़ने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गई है।
सुप्रीम कोर्ट में गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई के लिए तैयार है, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, और इसके लिए 5 सदस्यीय एक बेंच का गठन किया गया है, जैसी खबर सामने निकल कर आ रही है। तो बड़ा महत्वपूर्ण है यह जानना कि कब इसकी सुनवाई होगी, किस तरह सुनवाई होगी। फैसला अगर थोड़ा सा जल्दी आ जाए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का मामला है, तो इसलिए इस पूरे देश में नजीर बन जाएगी और बेहतर होगा कुछ अच्छा जल्दी से जल्दी आ जाए। और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा मौजूद हैं और साथ ही साथ लखनऊ से शबी हैदर भी मौजूद हैं। गूंज पूरे देश में है, लेकिन शुरुआत हम दिल्ली से करना चाहेंगे। प्रमोद जी, जो कुछ आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई, उसके बाद में 5 सदस्यों की बेंच की बात भी सामने आई, क्या इसके बारे में विस्तार से आप हमारे दर्शकों तक जानकारी दे सकते हैं कि कब तक किस लिहाज से यह फैसला आएगा? क्या कुछ बातें इस याचिका में कही गई हैं और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट से आज बात सामने निकल कर आई? प्रमोद जी। देखिए मनीष, ये तो मुद्दा गंभीर है ही कि दागियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए, और ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी ये मांग होती रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक मुद्दा था चुनाव के दौरान, अगर आपको याद हो, तो उन्होंने कहा था कि हमें सत्ता में लाइए, हम संसद में एक कानून बनाएंगे कि दागियों के संसद में ना पहुंच पाए या विधानसभा में ना पहुंच पाए। लेकिन अभी तक तो संसद इस संबंध में कोई कानून नहीं बना सकी है। प्रधानमंत्री ने अपील जरूर की थी, लेकिन सभी दलों की आप देखिए, किसी भी दल ने इसमें आगे बढ़कर कोई पहल नहीं की है, क्योंकि अगर तुम्हारे साथ दागी है तो वो दागी है, मेरे साथ दागी है तो वो फिर दागी नहीं है। सभी दलों का ये रिकॉर्ड देख लीजिए, कोई पार्टी इससे अछूती नहीं है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में अब याचिका डाली गई, अब क्या होगा क्या नहीं होगा इस पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। कुछ अगली सुनवाई के बारे में जिक्र हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 न्यायाधीशों की कमेटी बनाई है, वो इस पूरे मामले को देखेगी, सुनवाई करेगी, और सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा वो जी मनीष, तो इस पे अभी क्या फैसला आएगा नहीं आएगा, अब ये तो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा, इसमें भी फिलहाल कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा जी। लेकिन ये जरूर है कि ये हम उम्मीद करते हैं एक नागरिक की हैसियत से कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो देश की जनता के हित में ही होगा। जी शबी, हम जरूर एक टिप्पणी आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि दागियों का मामले को लेकर ही तो उत्तर प्रदेश में रहा रहे। बिल्कुल मनीष जी, देखिए इसमें एक व्यवहारिक दिक्कत आ रही है, एक व्यवहारिक प्रॉब्लम आ रही है कि दागियों की डेफिनेशन क्या है। अगर आप दागियों पे जाते हैं तो कहते हैं साहब जनता की लड़ाई हमने लड़ी, हमारे पर मुकदमे दर्ज हो गए, वो हमारे क्रिमिनल ऑफेंसेस नहीं है। और दागियों में भी अगर आप बिल्कुल सही हैं और दागियों से बिल्कुल कम से कम, चलिए आपने भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का ठेका नहीं ले रखा है, आप समाजवादी पार्टी की साइकिल चला रहे हैं और आप नहीं चाहते हो कि आपकी साइकिल पर दागी जो है वो सवार रहे, तो फिर अभय सिंह की क्या डेफिनेशन है? तो फिर राजा भैया कहां पर जाते हैं, क्यों जो है वो सदन में सरकार की सबसे अग्रिम पंक्ति पे बैठते हैं? ये वो सारे सवाल हैं कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू नहीं चलेगा। मीठा मीठा भी हप होगा और कड़वा कड़वा भी हप होगा। और जब तक आप एक ईमानदार सोच के साथ, आप एक डेडिकेशन के साथ, और आप ये प्रण न ले लें कि मेरा चाहे जितना नुकसान हो जाए, चाहे मुझे राजनीतिक तौर पे कितना नुकसान उठाना पड़े, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अगर इस दूरबीन से देखना नहीं शुरू किया गया तो यकीनी तौर पर मुझे लगता है जो बात प्रमोद शर्मा ने कही, साफ प्रभावित होते हैं। शबी, जो बात प्रमोद शर्मा ने कही वो ये कि ये जो 5 सदस्यीय बेंच का गठन किया गया है, इसके जो व्यवहारिक पक्ष हैं वो जरूर देखेंगे, और एक्सप्लेनेशन में सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं जाती। सुप्रीम कोर्ट अगर अपनी चीजों को देखेगी तो वो जरूर ये देखेगी धाराएं कौन कौन सी मुलव्विज होती हैं। इन धाराओं में अगर आपके ऊपर आपराधिक मुकदमा है तो जनाब आप आपराधिक हैं, और इनमें मनीष, मैं एक बात और आपके से कहना चाहता हूं इस मुद्दे पर। जी मनीष जी, बोलिए बोलिए प्रमोद जी। मनीष, मैं एक बात इस मुद्दे पर जरूर कहना चाहूंगा
कि जहां तक दागियों के चुनाव लड़ने पर रोक का सवाल है तो वो पहले से निर्वाचन आयोग ने रोक लगा रखी है, लेकिन दागियों की डेफिनेशन क्या है? सभी हैदर अभी ये बात बोल रहे थे लखनऊ से, तो दागियों की डेफिनेशन पहले से तय है। वो ये है कि अगर आपको किसी भी आपराधिक मामले में सजा याफ्ता हैं आप, या आपको सजा हो चुकी है, तो चुनाव आयोग आपकी संसद या विधानसभा की या किसी भी सदन की सदस्यता को निरस्त कर देगा और आपके चुनाव लड़ने पर रोक लगा देगा। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव समेत तमाम ऐसे नेतागण हैं जिनके चुनाव लड़ने पर रोक है। तो पहले से ही निर्वाचन आयोग ने डेफिनेशन तय कर रखी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी के खिलाफ मुकदमा भर हो जाने से उसे दागी मान लिया जाए? कई सवाल है, अभी सभी ने भी ये बात कही। और ये कई सवाल हैं, ये कई सवाल हैं जिनके ऊपर जरूर चर्चा होगी। तमाम तरह के मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, सारी बातें हैं। उनको दागी माना जा सकता है? ठीक है। अगर मामले जब तक सजा नहीं होगी, आप किसी को दागी कैसे मानेंगे? ये सारी बातें अंडर कंसिडरेशन है और वो एक नया कुछ कानून बनाते हैं या सलाह देते हैं कि संसद कोई कानून बनाए। अब ये देखने वाली बात है कि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर वेलकम बैक। मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी और बात चुनावी अखाड़े में हम कर रहे हैं दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली तक का लगातार हेलीकॉप्टर हवाई जहाज उड़ रहे हैं, चार्टर्ड विमान उड़ रहे हैं। कभी सुबह मुलायम सिंह लखनऊ में दिखते हैं तो फिर दिल्ली में, उसके बाद फिर लखनऊ में। बुजुर्गियत में इस तरह से मेहनत करनी पड़ जाएगी, शायद मुलायम सिंह यादव ने भी सोचा नहीं होगा। लोग कह रहे हैं कि ये स्क्रिप्ट तो मुलायम सिंह यादव ने ही लिखी है, और कोई कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये तो अकस्मात बिजली टूट पड़ी मुलायम सिंह यादव के ऊपर। हमारे साथ दो खास हमारे साथी इस समय जुड़े हुए हैं। संवाददाता शबी हैदर लखनऊ से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ में प्रमोद शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। दिल्ली में क्या कुछ गतिविधियां रही प्रमोद? जी मनीष, जो समाजवादी पार्टी का सियासी घमासान है, इसको लेकर मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव दिल्ली से सीधे लखनऊ पहुंच गए हैं और आजम खान भी आज मुख्यमंत्री से मिले हैं। तो वो समझौते की बातचीत भी चल रही है, लेकिन जो ताजा हालात हैं इसको देखकर अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है। और दिल्ली में अब गतिविधि आज बहुत ज्यादा नहीं भी हुई है, सिवाय इसके कि चुनाव आयोग में ये लोग लगे रहे कि सिंबल और पार्टी पर दावे को लेकर, लेकिन चुनाव आयोग ने क्योंकि सुनवाई बढ़ा दी है आगे, और उन्होंने कहा है कि आप ये हल्फनामे के साथ प्रस्तुत करें कि पार्टी के अधिकांश एमएलए एमपी ये किसके साथ हैं, इसके बाद तय होगा कि पार्टी पर असली दावा किसका है। तो इसको लेकर दोनों गुटों की चिंता बढ़ रही है। और जो मुख्यमंत्री का बयान आया है, उन्होंने अपने एमएलए से कहा भी है, जो अंदर से जो बैठक हुई, जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है, तो उन्होंने कहा कि आप सिंबल की चिंता ना करें, क्योंकि अभी तो टाइम है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया 17 जनवरी से शुरू होगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो अभी उनके पास टाइम है और 24 तक नॉमिनेशन होगा। तो उसको लेकर अभी वो बहुत ज्यादा चिंतित नहीं है। वो देख रहे हैं कि शायद कोई हल इस बीच में निकल जाए, तो समझौते की बड़ी बात है प्रमोद जी के पीछे हो जरूर नहीं है। जो सवाल मेरा है वो बड़ा बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल सियासी घमासान में क्या फैसला लेता है, लेकिन प्रमोद जी जो सवाल मेरा है, जो आम जनता के मन में है, जो लगातार समाजवादी जो मेरा सवाल है, मुझे लगता है राजनीतिक कि लोग सोच रहे हैं कि इसमें ये लोग अभिनेताओं को भी फेल कर रहे हैं। मेरा जो सवाल है तो यहाँ तक कह रहे हैं कि किसको माने देश का नेता, सबके सब लगते अभिनेता। मेरा जो सवाल है वो ये कि अखिलेश का खेमा अगर सक्रिय है तो वो दिल्ली में ही सक्रिय है, रामगोपाल यादव के झंडा तले। और दिल्ली में आवाज नहीं आ रही है। दिल्ली, मुझे लगता है कि वही मैं सोच रहा हूं कि शायद आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मिल रही है आवाज? मैंने ये सवाल किया है कि रामगोपाल यादव का लगातार ये बयान आ रहा है कि वो सुलह नहीं चाहते हैं, और इधर यहां पर लखनऊ में इस वक्त की जो खबर है वो ये है कि सुलह हो ही जाएगी। ये बीच का जो दायरा है, इस फर्क को आप समझा दीजिए हमारे दर्शकों को। ये जो बीच का दायरा है, इस फर्क को समझा दीजिए कि रामगोपाल यादव वहां कह रहे हैं, अब तक कह रहे हैं कि सुलह नहीं होगी,
सुलह का कोई तो रास्ते नहीं बनता। हम तो अपना घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं। देखिए, रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव, जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रामगोपाल यादव का यही बयान आया है कि कोई सुलह नहीं होने जा रही है और सुलह के सारे रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं और वो अपनी पार्टी को लेकर, पार्टी के दावे को लेकर, उसके सिंबल पे दावे को लेकर लगातार रामगोपाल यादव और उनका पूरा गुट, माने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का गुट चुनाव आयोग में कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कमर कसे हुए है। और रामगोपाल यादव की, जहां तक आप इस बात को समझना पड़ेगा हमारे दर्शकों को, और आपको भी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि रामगोपाल यादव जी के जो जिम्मे अखिलेश यादव की ओर से जिम्मेदारी लगाई गई है वो वही है कि आप दिल्ली में चुनाव आयोग में जो सुनवाई चल रही है उसमें उनकी पार्टी की ओर से पार्टी पे दावे को लेकर, सिंबल पर दावे को लेकर कानूनी लड़ाई और जो पार्टी की ओर से जो भी दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं वो करें। ये बात तो साफ है कि रामगोपाल यादव किसी भी हालत में समझौता नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर समझौता होता है तो उनका नुकसान भी हो सकता है। अगर शिवपाल यादव दिल्ली की राजनीति में आते हैं, मान लीजिए समझौते का एक मेन बिंदु है, तो दिल्ली में फिर रामगोपाल यादव जी क्या करेंगे? तो ऐसे हालत में रामगोपाल यादव नहीं चाहेंगे कि समझौता हो। लेकिन आपने अभी कहा कि मजबूरी का नाम मुलायम सिंह यादव है। मैं कहता हूं कि मजबूरी का नाम पार्टी का सिंबल है। पार्टी का सिंबल नहीं होगा तो ये समय बचा। ठीक है, ये बात हो गई, ये बात हो गई प्रमोद जी, ये बात हो गई, भाई हमारा प्रत्याशी, ये बात हो गई। और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है प्रमोद शर्मा जी, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक हमारे संवाददाता इस समय मुलायम सिंह यादव के आवास के बाहर, अक्षत हमारे संवाददाता वहां पर खड़े हुए हैं, अंदर मीटिंग चल रही है, वहां पर अमर सिंह भी, और हम चाहेंगे कि उनका चेहरा जरूर हम देख पाए टेलीविजन स्क्रीन पर। अक्षत अगर हमें दिख रहे हो तो वो हमें दिखें कि मुलायम सिंह यादव के आवास के बाहर खड़े हुए हैं, वो अंदर मीटिंग चल रही है। और बस हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद में हम तुरंत लौट कर आएंगे। फिलहाल प्रमोद जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो जानकारी दी, जो खबरों का विश्लेषण किया, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। स्क्रिप्टेड इतनी कसी हुई, सधी हुई इस सियासत की, समाजवादी सियासत की स्क्रिप्ट है कि वाकई अच्छे अच्छे बॉलीवुड के स्क्रिप्ट राइटर नहीं समझ पाएंगे कि आखिरकार क्लाइमेक्स कैसे होना चाहिए और पूरी फिल्म में रोमांच और रहस्य कैसे बना रहे। तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड के तमाम स्क्रिप्ट राइटर अब से कुछ दिनों बाद या हो सकता है कुछ घंटों के बाद में मुलायम सिंह यादव के पास पहुंचे कि प्लीज हमारी फिल्म को जरूर आप डायरेक्ट कर लीजिएगा। बहुत बेहतरीन डायरेक्टर हैं आप मुलायम सिंह यादव जी। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि लगातार कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जिसके चलते कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहा है। अभी अभी कुछ देर पहले मुलायम सिंह यादव के आवास से बाहर प्रतीक यादव निकले। प्रतीक यादव अखिलेश यादव के भाई, मुलायम सिंह के द्वितीय पुत्र, वो अभी निकले। उस पूरे फ्रेम में प्रतीक यादव को बहुत नाम नहीं आ रहा है, लेकिन अभी प्रतीक यादव निकले। अमर सिंह भी वहीं पर मौजूद है, शिवपाल भी वहीं पर मौजूद है। क्या कुछ चल रहा है, हमारे साथ में हमारे संवाददाता अक्षत दत्त जोशी वहां पर मौजूद है इस सर्द रात में खबरें आप तक पहुंचाने के लिए। अक्षत, हम जरूर चाहेंगे मीटिंग जब से शुरू हुई और अब तक की जो सिलसिलेवार जानकारी है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं आप। बिल्कुल मनीष जी, देखिए मैं आपको बता दूं कि जब मुलायम सिंह यादव शिवपाल सिंह के साथ, अमर सिंह के साथ एयरपोर्ट पे उतरे हैं, उसके बाद तकरीबन 7:35 पर जब वो यहाँ वापस अपने आवास पे पहुंचे हैं, उसके बाद से यहाँ पे लगातार जो उनके साथी नेता हैं उनका लगातार यहाँ पे आने जाने का तांता लगा हुआ है। क्योंकि आपको बता दूं अंदर बैठक चल रही है और ऐसा माना जा रहा है कि जो बैठक अंदर चल रही है, जो मीटिंग अंदर चल रही है, वो कल आने वाले जो कल का दिन आएगा, जो कल का सुबह होगी, उसके लिए समाजवादियों के लिए एक बड़ा उदाहरण के तौर पर निकल के आएगी। क्योंकि आपको बता दूं जिस तरह से लगातार अंदर अभी बैठक चल रही है, बैठक का दौर जारी है। मुलायम सिंह, शिवपाल सिंह यादव हो गए या अमर सिंह हो गए, उसके बाद अभी यहाँ पे नारद राय आए हैं, उसके बाद ओपी सिंह आए हैं। लगातार यहाँ पे नेताओं का जो जमावड़ा लग रहा है उसको देखते हुए लग रहा है कि अंदर बैठक हो रही है और जिसके चलते ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद अभी रात में या फिर सुबह तक की बहुत जल्द ही मुलायम सिंह यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव के साथ अपने मिलाव का जो है जल्द ही घोषणा कर देंगे। इसके बाद
इतनी जल्दी घोषणा हो जाएगी वैसे उम्मीद तो कम है। शबी भी हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। शबी, एक तरफ तो ये सुलह का फॉर्मूला तैयार हो रहा है और दूसरी तरफ नरेश उत्तम एक के एक करके धड़ाधड़ शिवपाल के विकेट गिराए पड़े हुए हैं। 7 जिला कार्यकारिणी उन्होंने भंग कर दी है, जिला अध्यक्षों को उन्होंने हटा दिया है। तो एक तरफ तो प्रहार पर प्रहार हो रहे हैं शिवपाल यादव के अपने लोगों पर और दूसरी तरफ सुलह। ये सुलह और संग्राम के बीच कोई रास्ता है क्या आपको दिखता है? एक नॉर्थ पोल पर और एक साउथ पोल पर खड़ा हुआ है, तो कैसे काम बनेगा? शबी, बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, अब्बास मस्तान जो रहस्यमय फिल्में बनाने के लिए मशहूर हैं, मेरे ख्याल से वो भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे होंगे समाजवादी क्लाइमैक्स का। लेकिन हम लोग थोड़ा सा क्लाइमैक्स के नजदीक हैं, थोड़ा सा क्लाइमैक्स के करीब हैं। जिस तरीके से आज घेराबंदी की गई है, जिस तरीके से जो आज का डॉक्यूमेंटेशन है, कल अभिषेक मिश्रा सुबह की फ्लाइट से यूपी सदन पहुंचेंगे। यूपी सदन और उत्तर प्रदेश के जो सारे जिले हैं और वहां के जो लोग हैं जिनकी 500 रुपए की रसीद कटती है समाजवादी पार्टी में, उन लोगों का हलफनामा है। और एक बहुत बड़ी खबर जो सिर्फ के न्यूज पर है, आज की बैठक में 220 समाजवादी पार्टी के विधायक थे। बहुत जिम्मेदारी के साथ 4 विधायक कांग्रेस के थे, जिसमें बंशीधर पहाड़िया, माविया अली और 2 विधायक और दूसरे। ये 4 विधायक मेरे पास नाम मौजूद हैं। कांग्रेस के 4 विधायक, भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक, यानी कि 220 प्लस 7 227 विधायकों का हलफनामा कल दिल्ली चुनाव आयोग जा रहा है। और इसके अतिरिक्त परेड की भी तैयारियां हैं अखिलेश यादव की तरफ से। अगर जरूरत पड़ेगी तो इन लोगों की परेड भी कराई जा सकती है। टिकट से लेकर रास्ते का सफर और वहां पे रुकने की व्यवस्था अंदर खाने से की जा रही है। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर कह सकते हैं। क्लाइमेक्स जो है, जब साइकिल चुनाव चिन्ह अखिलेश यादव के पास वापस आएगा तो एक बार फिर जो है वो जय नारे लगाते हुए पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर जाएंगे। शबी, मैं इस बात को इस अंदाज में समझना चाहूंगा कि यहां पर मुख्यमंत्री के पद को लेकर तो कोई फिलहाल खतरा नहीं था, क्योंकि बहुमत दल के वो नेता हैं, ये तो सत्य है। कोई राज्यपाल के सामने परेड करानी हो, मेरे को ऐसा कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों के समर्थन की जो आप बात कर रहे हैं, उसका इलेक्शन कमीशन से क्या लेने देना? उसका तो राजभवन से लेना देना है, उसका तो मुख्यमंत्री पद से लेना देना है। साइकिल के सिंबल में कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों का क्या मतलब? क्योंकि आज की जो बैठक थी उसमें यह बताया गया था और ये कह के बुलाया गया था कि आज की बैठक में जिसके सिग्नेचर होंगे टिकट उसी का फाइनल होगा। शायद यही कारण है कि 54 एमएलसी थे आज की बैठक में। 220 समाजवादी पार्टी के विधायक थे, 4 कांग्रेस के विधायक थे, 3 भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। समझ गया, लोगों ने आज हलफनामे दिए हैं, अपनी सिग्नेचर की है और मुख्यमंत्री बात पहुंच गई। यानी कि जिनको साइकिल के चुनाव चिन्ह की दरकार है, जिनको समाजवादी पार्टी से लड़ने की दरकार है, जिनको लगता है कि उनके दल में उनका टिकट कट रहा है, उनको टिकट नहीं मिलेगा, तो उन्होंने जाके पहले ही दस्तखत कर दिया ताकि हमारा टिकट पक्का हो जाए। बहुत शुक्रिया शबी आपका इन तमाम खबरों पर विश्लेषण करने के लिए। अक्षत, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन हम आपसे गुजारिश इस बात की करेंगे कि जब कोई खबर घटे आप तुरंत हमारे तक पहुंचाएं वो खबर, और हम वो खबर दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल जो आपने जानकारी दी अक्षत, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो निश्चित तौर पर हम यहां पर यह कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का सियासी ड्रामा अप्स एंड डाउन्स में चल रहा है। इतना बेहतरीन क्लाइमेक्स तो वाकई अब्बास मस्तान भी नहीं सोच सकते हैं। बहरहाल अब बात कांग्रेस की कर लेते हैं। टिकट बंटवारे से पहले कांग्रेस संगठन और सरकार अलग अलग राग अलापने में लगी है। मामला उत्तराखंड का है और संगठन की अगर बात करें तो दावेदारों की जमीनी हकीकत को जानने के लिए उनकी स्क्रीनिंग में जुटा हुआ है। वहीं खुद मुख्यमंत्री 50 टिकट फाइनल होने की बात कह रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं शायद उनको भी नहीं पता। सूबे की सत्ता पर एक बार फिर से काबिज होने के लिए कांग्रेस संगठन इस बार टिकट बंटवारे को पूरी संजीदगी के साथ अंजाम देने की कवायद में जुटा है। प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने पहले सभी दावेदारों से आवेदन मांगे। सभी 70 विधानसभा सीटों पर लगभग 1000 आवेदन आने के बाद कांग्रेस ने दावेदारों से आवेदन शुल्क जमा कराने का फरमान जारी कर दिया। सामान्य वर्ग के दावेदारों को 5000 और रिजर्व कोटे के दावेदारों और महिला दावेदारों से
2500 रुपए जमा कराने को कहा गया। संगठन की इस रणनीति से 500 दावेदार शुल्क जमा नहीं कर पाए और वो दावेदारों की लिस्ट से खुद ही हट गए। अब स्क्रीनिंग कमेटी दावेदारों से उनकी जमीनी हकीकत जानने के लिए हर बूथ से 5-5 कार्यकर्ताओं के नाम बताने को कह रही है। स्क्रीनिंग कमेटी के इस फरमान पर अमल करते हुए करीब 200 दावेदारों ने अपनी लिस्ट उपलब्ध करा दी है। सभी दावेदारों से बूथवार ब्यौरा देने के निर्देश दिए गए। जिन दावेदारों ने बूथवार लिस्ट उपलब्ध करा दी है, उन्हें उम्मीद है कि संगठन उनकी दावेदारी पर गंभीरता से विचार करेगा। हालांकि टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस संगठन अपनी रणनीति का एक साथ खुलासा नहीं कर रहा है। ये चरणबद्ध तरीके से इस काम को किया जा रहा है। एक ही बार में कोई भी अच्छा सेनानायक सारी रणनीति का खुलासा नहीं करता है, बल्कि कदम दर कदम चल करके परिस्थिति के हिसाब से रणनीति बनाता है, रणनीति में परिवर्तन करता है और तभी युद्ध में जीत हासिल होती है। ये आप जानते हैं। सारी रणनीति अगर हम पब्लिक कर देंगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा हम क्या करने वाले हैं, वो उसकी काट ढूंढ लेगा। तो इसलिए हम जो अपना काम कर रहे हैं, समय की जरूरत के हिसाब से फैसले ले रहे हैं। अभी एक और कांग्रेस संगठन टिकट के बंटवारों को लेकर अपनी रणनीति में जुटा है, लेकिन सीएम हरीश रावत 50 प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल होने की बात कह रहे हैं। संगठन के पदाधिकारी चुनावी लिस्ट को लेकर अभी कुछ नहीं कह रहे, लेकिन जिस तरह से सीएम रावत ने साफ किया है कि 50 नाम फाइनल हो चुके हैं, उससे लिस्ट के दावेदारों को लेकर कांग्रेस की रणनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। सीएम रावत ने ये साफ किया है कि पार्टी में टिकट का आधार काम है। आवाम की उम्मीदों पर खरा उतरने को लेकर कांग्रेस के प्लान और जनता के बीच जाने की रणनीति को हर स्तर से कामयाब बनाने की कवायद की जा रही है। टिकट बंटवारे के लिए बनाई गई कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के निर्देशों को अभी तक किसी मंत्री और विधायक ने नहीं माना है। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस संगठन के निर्देशों को कांग्रेस के विधायक और मंत्री गंभीरता से नहीं लेते हैं और सीएम रावत कह रहे हैं कि 50 प्रत्याशियों के नाम को फाइनल कर लिया गया है। मैं आपका सस्पेंशन बनाए रखना चाहता हूं कि कुछ दिन आप और बेहतर बढ़िया लिखें। सत्यता यह है लगभग 50% 50 टिकट जो है पार्टी में एक राय सब में है और हम किसी समय भी उनको 20 हमने स्ट्रेटेजिकली जो है उन पर हम सब संभावनाओं को तलाशते हैं। तमाम सियासी लोगों के चेहरे पर मजबूरी साफ जाहिर होती है और इसमें अगर हरीश रावत के चेहरे पर ये मजबूरियां दिख रही हैं तो कोई अप्रत्याशित घटना नहीं हो रही है, लेकिन कितनी ज्यादा मजबूरियां हैं ये समझना बेहद जरूरी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज राणा इस वक्त देहरादून से मौजूद है। पंकज, हरीश रावत के एक संगठन को लेकर दिक्कतें हैं, सियासत को लेकर दिक्कतें हैं, केंद्र से मोर्चा अलग वो खोले बैठे हुए हैं, दिल्ली में जाकर सांकेतिक धरना देते हैं। इस समय हरीश रावत कितनी मुश्किलों में फंसे हुए हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए मनीष जी, पहली दिक्कत तो ये है हरीश रावत के सामने कि वो अपने संगठन के ही लोगों की तमाम बातों को सुन रहे हैं, क्योंकि संगठन के तमाम लोग उनके कई बातों को काट कर देते हैं, तो खुद हरीश रावत संगठन की बातों को काट कर देते हैं। और इस बात को हम इस बात से महज समझ सकते हैं कि जिस बात को लेकर हरीश रावत ये कह रहे हैं कि 50 टिकट लगभग फाइनल कर दिए हैं, ऐसे में संगठन तमाम उन लोगों के तमाम उन दावेदारों की तमाम बूथ लेवल की जानकारियां जुटा रहा है जो दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में संगठन और सरकार दो अलग अलग धार चल रहे हैं। संगठन कह रहा है कि वो अपने स्तर से टिकटों के दावेदारों की लिस्ट ले रहा है और वो अपने आधार पर आकलन करेगा कि किस तरह से संगठनों को टिकट बंटवारा करना है। तो वहीं तमाम मंत्री और विधायक अभी इस बात से अनजान है कि उन्हें भी 5,000 रुपए संगठन के अकाउंट में जमा करने हैं और इस बात से भी अनजान है कि बूथ के तमाम कार्यकर्ताओं की लिस्ट वहां जमा करनी है। तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 50 टिकट लगभग फाइनल कर दिए हैं। 70 विधानसभा का उत्तराखंड है और ऐसे में 50 टिकट अगर कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिए तो 20 टिकटों को लेकर मंथन का दौर चल रहा है। दिल्ली से लेकर देहरादून तक ये मंथन चल रहा है। तो ये एक महज समझने वाली बात है कि सरकार और संगठन के अंदर जो समन्वय की कमी है वो लंबे समय से चली आ रही है। चाहे हम पीडीएफ की बात कहें या फिर हम यूं बात कहें कि कई जिलों के गठन को लेकर बात कही तो संगठन ने उस बात को सिरे से नकार दिया, सरकार ने संगठन की बात नहीं मानी। घोषणा पत्र के तमाम मुद्दों को लेकर बार बार संगठन ये बार कहता रहा है कि सरकार उन कामों को पूरा नहीं कर रही है। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो
इस बार और इशारा कर रही है कि हरीश रावत संगठन के तमाम कामों को अपने हिसाब से नहीं कर पाते हैं, जिसको लेकर नाराजगी लगातार बरकरार रहती है, चाहे अब पीडीएफ की बात कहें या फिर अब वर्तमान स्थिति की बात करें जब टिकटॉक पंकज हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे। चलिए ठीक, हमने मान लिया कि 50 सीटों की टिकटें उन्होंने फाइनल कर दिया, 20 सीटों के बारे में वो खुद कह रहे हैं, लेकिन वो कौन कौन सी सीटें हैं जो बहुत सरदर्द पैदा कर रही हैं हरीश रावत के लिए? वो कौन कौन से प्रत्याशी हैं जो बहुत दिक्कत पैदा कर रहे हैं? कुछ बाहर से आए हुए होंगे, कुछ अपने ही लोग होंगे, जरा इसके बारे में बताएं तो सही आप पंकज। देखिए, सबसे बड़ी जो मुसीबत है कांग्रेस के लिए और हरीश रावत के लिए वो है पीडीएफ के जो दावेदार लोग हैं, जो सरकार में पिछले 5 सालों से सहयोग सरकार को कर रहे हैं और सरकार उन्हीं की टकटकी लगाए अब तक चली है। तो वो सबसे बड़ी मुसीबत है कि उन सीटों पर कैसे आकलन किया जाए, क्योंकि पीडीएफ के लोग अभी तक अपना पत्ता नहीं खोल पाए हैं कि वो कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में ये स्थिति सामने आ गई है कि कैसे वो इस बात का आकलन करें कि वो कांग्रेस के कैंडिडेट को उतारें या उनको ही समर्थन के आधार पर चुनाव लड़ाएं, क्योंकि यहां पर बड़ी बात मनीष जी ये है कि खुद कांग्रेस के मुखिया जो हैं किशोर उपाध्याय, वो खुद इस असमंजस की स्थिति में है कि उनकी जो सीट है, जो टिहरी सीट है, वहां से खुद मंत्री हैं और भारी भरकम मंत्री हैं दिनेश धने, और उनको इस हिसाब से मुख्यमंत्री ने भारी भरकम बना दिया है, उनकी तमाम चीजों को इस हिसाब से कर दिया है टिहरी में कि जो वो लगातार दावेदारी ठोक रहे हैं। किशोर उपाध्याय के सामने ये मजबूरी है कि यदि वो चुनाव लड़ते हैं तो फिर किशोर उपाध्याय कहां से चुनाव लड़ेंगे, उनके सामने ये मजबूरी है। और इसी वजह को लेकर ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं संगठन और सरकार के बीच में। तो पहली मजबूरी है कि 7 सीटों पर कैसे कांग्रेस के कैंडिडेट को चुनाव लड़ाया जाए, क्या वो पीडीएफ के लोग होंगे या फिर सरकार संगठन अपने तालमेल के आधार पर टिकटों का बंटवारा करेगी। दूसरी मुसीबत ये है कि जो 10 बागी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं, जो बीजेपी के हिमायती हैं आजकल, उनकी सीटों पर कैसे टिकटों का बंटवारा किया जाए, क्योंकि वहां पर दावेदारों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है और कई ऐसे ये बात नहीं नकारी जा सकती कि कई ऐसे लोग थे जो अपने बलबूते सीट जीत जाते थे इन सीटों पर। तो वहां पर भी एक मुसीबत है कांग्रेस के सामने, कैसे टिकट बांटा जाए और कैसे तालमेल बनाया जाए। जी ठीक बात है, बहुत शुक्रिया। वैसे एक बात ये भी जरूरी है पंकज, ये पहाड़ी लोग हैं, बड़े मेहनत कश होते हैं, संघर्षों से लड़ना उनके कहते हैं डीएनए में शामिल होता है। पहाड़ के लोग हैं ना, इसलिए कहते हैं कि वो हमेशा संघर्षरत रहते हैं। तो हरीश रावत कई संघर्ष कर चुके हैं, तमाम विपरीत परिस्थितियों से निकल चुके हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्होंने अपना नेतृत्व दिखाया है। उम्मीद ये करते हैं कि हरीश रावत मैनेज करके इस पूरे कांग्रेस की नैया को वो निकाल ले जाएंगे। बहुत शुक्रिया पंकज आपका हम तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए और इस खबर का विश्लेषण करने के लिए। हम आगे भी आपसे जरूर बात भी करते रहेंगे और हाँ, मुलाकात भी करते रहेंगे। तो फिलहाल चुनाव